नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड की खास खबरों का। बीते दिन देहरादून समेत पहाड़ी जिलों में जमकर बारिश हुई। वहीं केदारनाथ धाम में सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने वाले पैदल मार्ग जंगल चट्टी के पास बाधित हो गया, जिसके बाद यात्रा रोक दी गई। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के कई जिलों में 16 और 17 को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन खास तौर पे रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी, नैनीताल में भारी बारिश हो सकती है। मौसम निदेशक ने कहा है कि उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट है, जिससे कई जगह पर भूस्खलन होने की संभावना है। मौसम निदेशक ने लोगों से अपील की है कि वह गार्ड गदेरों से दूर रहें और धैर्य बनाए रखें। बिल्कुल देखिए, पिछले जो 24 आवर्स है उसमें अच्छी बारिश मिली है हमारे को, और ज़्यादातर जगहों पे मिली हैं। साथ में हैवी रेंस भी, इक्का दुक्का वो भी मिली हैं, खासकर देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जो है। और इंटेंस एक्टिविटी भी जो थोड़े ही समय में 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रेन इस तरह का तो देहरादून में भी देखा गया है, एक दो डिस्ट्रिक्ट और में भी उसमें भी देखा गया है। तो एक्टिविटी मिली है, अच्छी एक्टिविटी मिली है जो पास्ट 24 आवर्स है। और आज और कल भी देखेंगे 16 और 17 को भी, तो पूरे प्रदेश में मैं कहूँगा अनेक जगह में जो बारिश मिलेगी। एक दो डिस्ट्रिक्ट आप कैसे कह सकते हैं जिनमें ज़्यादातर जगहों में रहेगी, जैसे उत्तरकाशी है या रुद्रप्रयाग है, इसी तरह बागेश्वर है। और जगह मैं समझता हूँ कि अनेक जगहों तक में रहेगी, पर इन 3 डिस्ट्रिक्ट में कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में बारिश रहने वाली है। साथ में वार्निंग की बात करें तो येलो में हमने रखा है स्टेटस वार्निंग का, और उसमें जो हैवी रेन है उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल के लिए वो रखा गया है। बाकी जगह हल्की से मध्यम बारिश होंगी, और इसके साथ साथ जो इंटेंस स्पेल है, इक्का दुक्का, वो जो है बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी हिल्स में खासकर जो है। तो इंटेंस स्पेल में यही है, जैसे मैंने बोला है कि इंटेंस है या वेरी इंटेंस स्पेल है, तो उसमें 2 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर के अंदर जो है वो बारिश की एक्टिविटी वैसी मिल सकती है कि विद इन आवर जो ऐसी एक्टिविटी मिले। इससे कहीं ना कहीं गाढ़ गदेरे में एकदम उफान पे आ जाना, या फिर जो है कहीं छोटा मोटा लैंडस्लाइड वगैरह इस तरह की चीज़ें फिर देखने को मिल जाती है। तो यही है कि जो लोग आवागमन करें वो थोड़ा धैर्य रखें। जब ऐसी एक्टिविटी है तो थोड़ी देर इंतजार करें सेफ जगह पे, गाढ़ गदेरों के आसपास खड़े ना हो, और फिर उसके बाद अपनी जर्नी वो कर सकते हैं। तो हमने वॉच में रखा है जो भी अलर्ट है, तो हिल्स के लिए भी विशेषकर वो है ही है। और आज और कल एक्टिविटी करीब करीब इसी तरह की रहने वाली है, दोनों दिन ही जो है। 18 में अभी थोड़ा सा कम दिख रहा है, पर फिर भी मैं कहूँगा कुमाऊं रीजन में तो एक्टिविटी मिल जाएगी। लाइट मॉडरेट तो मिलेंगी, या इंटेंस स्पेल भी एक आध का वो बिल्कुल मिलेंगी। इसके बाद जब आप 19-20 को जा रहे हैं तो फिर और भी एक्टिविटी वापस बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो उसमें खासकर जो मिड हिल्स वाले हैं या प्लेन्स वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ज़्यादा दिख रही है, अंदर में थोड़ी एक्टिविटी कम होंगी। तो इस तरह का स्थिति है, बिल्कुल लगातार बारिश में कहूँगा कि पूरे वीक ही जो है वो मिलने वाली है, हल्की से मध्यम जो है अनेक जगहों तक में। और 19-20 में तो उसका जो खासकर कुमाऊं रीजन है वहाँ और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, तो ज़्यादातर जगहों में वहाँ पर। वहीं उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए आरक्षण प्रस्तावों के अंतिम प्रकाशन के बाद विभाग को 3000 से अधिक आपत्तियां मिली हैं। विभाग को मिली इन आपत्तियों का जिलाधिकारी 2 दिनों में निपटारा करेंगे। इसके बाद 18 जून को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्ति दर्ज कराने वालों का ये कहना है कि पिछली बार भी उनकी ग्राम पंचायत महिला के लिए आरक्षित थी, जबकि इस बार भी इन पंचायतों को महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसमें कुछ लोगों का कहना है कि SC/ST के लिए ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायत को आरक्षित ना करके इस सामान्य किया जाए। तो इन जिलों में मिली बड़ी आपत्तियां, कुछ अहम आपत्तियां जो हैं इन जिलों में मिली हैं, जिनमें उधम सिंह नगर में 800 आपत्तियां मिली हैं, देहरादून में 302 आपत्तियां मिली हैं, और 294 आपत्तियां जो हैं अल्मोड़ा से सामने आई हैं। पिथौरागढ़ की बात करें तो 277 आपत्तियां यहां से हासिल हुई हैं। चंपावत में 337 आपत्तियां सामने आई हैं और 354 आपत्तियां पौड़ी में हासिल हुई हैं। चमोली की अगर बात करते हैं तो 213 आपत्तियां जो हैं यहां से मिली हैं, 90 आपत्तियां रुद्रप्रयाग में मिली हैं। उत्तराकाशी की बात करें तो 383
आपत्तियां हासिल हुई हैं। टिहरी में करीब 297 आपत्तियां सामने आई हैं। में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पंचायत चुनाव की घोषणा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने पंचायत चुनाव की घोषणा की है और कांग्रेस चुनाव को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूती के साथ पंचायत चुनाव लड़ने का काम करेगी। आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में लोगों में बहुत आक्रोश है और लोगों ने इस परिप्रेक्ष्य में शिकायतें भी दायर की हैं। अब उन शिकायतों का जब निस्तारण होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि ये आरक्षण किस तरह से लागू किया गया है। पंचायत चुनाव की घोषणा जो है सरकार ने की है। कांग्रेस चुनाव को लेकर के गंभीर है। हम पूरी मजबूती के साथ पंचायत चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में लोगों में जो है बहुत आक्रोश है। लोगों ने इस परिप्रेक्ष्य में शिकायतें भी दायर की है। अब उन शिकायतों का जब निस्तारण होगा उसके बाद पता चलेगा कि ये आरक्षण किस तरीके से लागू किया गया है। पंचायत चुनाव में भ्रष्टाचार को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि हरिद्वार भूमि घोटाले के खुलासे और उस पर हुई कार्रवाई की आग अब ठंडी नहीं हुई है, अभी भी ठंडी नहीं हुई है कि कृषि विभाग में तराई बीज विकास निगम भूमि नीलाम घोटाला और महिंदर ग्राउंड कृषि मित्र मेला घोटाला सामने आ चुका है। धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड का तराई बीज विकास निगम राज्य सरकार की अकर्मण्यता के चलते आज संकट के दौर से गुजर रहा है और सरकार बजाय उस संकट से उभारने के उल्टा उनकी परिसंपत्तियों को कौड़ियों के भाव जो है वो नीलाम कर रही है। धस्माना ने कहा कि हाल ही में तराई बीज विकास निगम की परिसंपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया के लिए गठित समिति से अंशधारकों द्वारा जनहित निदेशकों में से किसी को भी नहीं रखा गया है और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए कर्मचारी को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुझे लगता है कि 2027 आते आते घोटालों का कीर्तिमान बनाने जा रही है। इनका जो जुमला पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, अब वो जीरो टॉलरेंस आप देखिए कि क्या कमाल हो रहा है कि राज्य में हर दिन नया घोटाला आ रहा है। अभी आप हरिद्वार के भूमि घोटाले से निपटे नहीं थे कि आपके सामने एक घोटाला आ गया तराई बीज विकास निगम का। तराई बीज विकास निगम में अरबों खरबों की संपत्तियां जिस प्रकार से कौड़ियों में नीलाम कर दी गई, जिस प्रकार से एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के नाम पर वहां पर भूमि घोटाला हुआ है, उसकी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए। राज्य में अभी आपने देखा कि कृषि विभाग में एक कृषि विभाग से ही संबंधित मामला है, दूसरा मामला महिंद्रा ग्राउंड देहरादून का, जिसमें कृषि मित्र मेला लगना था। कृषि मित्र मेले के लिए जो टेंडर हुआ वहां ठेकेदार का, उस ठेकेदार ने टेंडर खुलने से 2 दिन पहले 11 तारीख को टेंडर खुलना था और आपने उस ठेके का काम जो ठेके में अलॉट होना था, किस ठेकेदार को होना था वो पहले ही ठेकेदार को मालूम था और उस ठेकेदार ने 2 दिन पहले वहां पर महिंद्रा ग्राउंड में अपना तंबू गाड़ना शुरू कर दिया, अपना काम करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से राज्य में मनसा देवी रोपवे का जो टेंडर था, मनसा देवी रोपवे टेंडर में जो सड़क बनाने वाली कंपनियां हैं, जो टेलीकॉम वाली कंपनियां हैं, जिनका कोई एक्सपीरियंस रोपवे का नहीं है, उन कंपनीज को आपने इनवाइट कर लिया और जो नॉर्म्स थे टेंडर के, उन नॉर्म्स को बदल दिया। पूरे प्रदेश में इस समय जिस प्रकार से हर दिन नया घोटाला सामने आ रहा है, मुझे लगता है कि धामी सरकार 2027 तक अगर ये सरकार रही तो पूरे देश में, केवल उत्तराखंड में 25 वर्षों में नहीं, पूरे देश में घोटालों का कीर्तिमान ये सरकार बनाने जा रही है। हमारी मांग है कि तराई बीज विकास निगम में जो आपको मैं बताऊं,
एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर तराई बीज विकास निगम की जो परिसंपत्तियां थी पौने पौने दामों पर उसको नीलाम कर दिया। इसी प्रकार से 1 वर्ष पूर्व रानीखेत में उद्यान विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया था। तराई बीज विकास निगम किसानों की एक प्रमुख बीज संस्था है जिसने उत्तराखंड ही नहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध कराने के साथ ही उत्तराखंड राज्य में तराई क्षेत्र की नई पहचान दी। लेकिन वो आज पूरा निगम घोटालों का अड्डा बन गया है। रोजाना वहां पर घोटाले हो रहे हैं। कृषि विभाग में आता है तो कृषि विभाग में लगातार जिस प्रकार से एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं, और आपको मालूम ही है कृषि मंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को हाईकोर्ट ने तलब किया है, हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। आय से अधिक की संपत्तियों के मामले में उनको हाईकोर्ट को अब जवाब देना है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर कांग्रेस के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू हुई अभी 1 महीना कुछ दिन ही हुए हैं और 5वीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो चुकी है, जिसमें 5 लोगों की जान गई, जो कि अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए पूरी तरह से उत्तराखंड की बीजेपी सरकार की लचर और लापरवाह हवाई सेवा नियमावली जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि विगत दिनों में प्रदेश में चल रही हेली सेवाओं के बारे में उन्होंने राज्य सरकार से प्रदेश में एयर ट्रैफिक कंट्रोल नियमावली कड़ाई से लागू करने की मांग की थी और बाकायदा इस बात पर पार्टी द्वारा सख्त आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि हेली कंपनियां पैसा कमाने की आपाधापी और प्रतिस्पर्धा में नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं, जिससे यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि वो हेली सेवाओं के मामले में सख्ती से और ट्रैफिक नियमावली को लागू करवाएं और यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ये 5वीं घटना है। अभी 4 धाम यात्रा शुरू हुए नहीं हुआ, 5वीं दुर्घटना हेलीकॉप्टर क्रैश की है। हमने कांग्रेस ने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि जिस प्रकार से अंधाधुंध हेली कंपनीज पैसा कमाने की आपाधापी में बिना किसी नियमावली के 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में उड़ानें हो रही हैं, सॉर्टीज हो रही हैं, लैंडिंग और फ्लाइंग का कोई भी हिसाब किताब, कोई भी ऑडिट राज्य की सरकार के पास नहीं है। एटीसी का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो नियमावली है उसका अता पता नहीं है, सेफ्टी के कोई ऑडिट नहीं है। सरकार ने किस प्रकार से इन हेली कंपनीज को परमिशन दी है, क्या सेफ्टी ऑडिट हुआ भी है या नहीं हुआ है, हेलीकॉप्टर्स की क्या कंडीशंस हैं, उनके इंजन्स की क्या कंडीशंस हैं, उसमें चलने वाले पायलट्स की क्या ट्रेनिंग है, इसके बारे में कुछ भी सरकार को पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ये कहा कि सख्त निर्देश दिए गए एटीसी के नियमों का पालन करने के लिए और सेफ्टी ऑडिट्स के सख्त नियम हेली कंपनीज को दिए गए। उसके बावजूद 2 दिन के अंदर फिर एक क्रैश हो जाना और 7 लोगों की जान चले जाना बड़ा दुखदाई है। राज्य के अंदर किसी प्रकार से शासन प्रशासन का, मैं समझता हूं, नियंत्रण इन कंपनीज के ऊपर नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री जी की जो चेतावनी है वो बंदर घुड़की के तरह साबित हो रही है, कोई असर उसका नहीं हो रहा है। इस प्रकार से अगर लोगों की जानें जाती रहेंगी, यात्रियों की जानें जाती रहेंगी, बड़ा दुखदाई है। सरकार को इस पे तत्काल सख्त नियमावली बनानी चाहिए और हेली कंपनीज पर नियंत्रण करना चाहिए। सेफ्टी ऑडिट का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। वहीं इस हादसे को लेकर सीओ युकाड़ा सोनिका ने बताया है कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। हेली उड़ानों के बेहतर समन्वय के लिए कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना होगी और भविष्य में सिक्योरिटी के और इंतजाम किए जाएंगे। डीजीसीए और एआईबी की टीम भी जो है वो आने वाली है और साइट पे जाएंगे। डीजीसीए की टीम भी जाएगी साइट पे और क्या कारण रहे उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी एक आपातकालीन बैठक ली गई जिसके अंदर एक समिति के गठन करने की बात हुई गृह सचिव महोदय की अध्यक्षता में, और उसमें जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स हम अब और ला सकते हैं, किस तरह से और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग ऑपरेशंस की, हेली ऑपरेशंस की यहाँ पे की जा सकती है, उस पे सुझाव देने की बात कही गई है। और समिति में सचिव सिविल एविएशन, आपदा, सभी लोग हैं, बहुत सारे डीजीसीए, एआईबी सभी के मेंबर्स हैं।
इसके अलावा एक कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाने का, जिसमें कि सभी विभाग सेफ्टी या जो चाहे सुरक्षा वाले हो गए, चाहे मेट वाले हो गए, चाहे हमारे DGCA के हो गए, यहाँ पे एक बनाया जाएगा जिससे एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन में ये सारे हेली ऑपरेशन करे जा सकें। जो टेरेन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन है और पहले जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं काफ़ी सुचारू रूप से चलते आए हैं, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी के लिए ये पूरी की पूरी जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है, जैसे मैंने कहा कि जब केदारनाथ जी से उड़ा जाता है तो हमारे जो कैमराज हैं उनके पहले वो कैमराज देखते हैं, वेदर चेक करते हैं, तभी मूवमेंट करते हैं। और उसी तरह से नीचे जो हेलीपैड्स बने हुए हैं जहाँ उनका ग्राउंड स्टेशन है, वहाँ से भी इसी तरह से मॉनिटरिंग चलती है। तो मैम इसमें क्या कुछ रहा, जैसे कि मॉनिटरिंग होगी, मौसम साफ दिखा होगा जब जहाज उड़ा होगा सुबह 5:30 बेसिकली बजे? वो क्योंकि वहाँ बादल का जो मूवमेंट है, मतलब वो बहुत सडन मूवमेंट होता है। और ये चाहे आप पहले भी बहुत बार होता आया है कि वेदर क्लियर होता है, लेकिन वैली क्योंकि काफ़ी नैरो है और वहाँ पे मूवमेंट जब होता है तो बादल कभी कभी बहुत सडन आ जाते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि मैंने कहा टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है और मूवमेंट जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। फ्यूचर में क्या कुछ और कुछ कठोर कदम उठाने जा रहा है एविएशन कंपनियों पर करना, या कुछ और नए? जैसे आज जो बैठक हुई थी उसमें DGCA के DG साहब भी थे और सेक्रेटरी मोका भी थे और CM साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, और वहाँ से भी और यहाँ से भी यही इंस्ट्रक्शन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर कोई भी ऑपरेटर जो है जो SOP का अनुपालन नहीं करता है, उनके विरुद्ध कड़ी से में परेड ग्राउंड के मल्टीपर्पस हॉल में चल रही इस प्रतियोगिता में देश के कुल 32 राज्यों की टीमों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान पदक समान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खेल मंत्री रेखा आर्या शामिल हुईं, जिन्होंने विजेताओं को मेडल पहनकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेल और उसके बाद से देश भर से जितने भी खिलाड़ी उत्तराखंड आए हैं उन सभी ने यहाँ की खेल सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बताया। उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का भी मेजबान बन रहा है और प्रदेश के हर नागरिक के लिए गौरव का विषय है। देखिए, ये 4th नेशनल कराटे चैंपियनशिप हो रही है, जिसके अंदर पूरे देश के 33 स्टेट्स के कैडेट, जूनियर और सब जूनियर खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये मतलब हिंदुस्तान के अंदर कराटे का सबसे हाईएस्ट लेवल का टूर्नामेंट है, और जिसके अंदर स्पेशली कैडेट और जूनियर के जो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे उनको मौका मिलेगा अभी आगामी होने वाली साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने का, और उसके बाद चाइना में होने वाली हमारी एशियन जूनियर कराटे चैंपियनशिप के अंदर हिस्सा लेने का। तो ये बहुत हाई लेवल का टूर्नामेंट है और पूरे देश के बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने यहाँ हिस्सा लिया है। पूरी की पूरी 33 स्टेट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया है, जो हमारी कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के एफिलिएटेड मेंबर हैं। एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हाई लेवल टूर्नामेंट। व्यवस्था के लिए यहाँ पे सब कुछ, सारे लोग पहले अलग होता था, पर यहाँ पे सबको होटल, खाना, रहना, खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा है। और स्पेशली जो बच्चों को एक जैसे शादी में मिलता है खाना, वैसे ही बच्चों को दिया जा रहा है। रेफरी जो आए अदर स्टेट से, टोटल सिर्फ बच्चा जो स्टूडेंट है अराउंड 2500 स्टूडेंट है फ्रॉम 33 स्टेट। अराउंड 2 to 250 रेफरी जज हैं जो कि वर्ल्ड लेवल, एशियन लेवल और हमारे नेशनल लेवल क्वालिफाई कर रहे हैं। 5 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, और आज का टूर्नामेंट अच्छा था, खेलने में अच्छा लगा, मज़ा आया। कौन सी टीम से आप कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको? हम दिल्ली से खेल रहे हैं और दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे क्या कुछ सोचा है, फ्यूचर में क्या कुछ करने की? अभी तो कराटे में स्कोप देखा है। अंकल, जब मैं 4.5 साल का था, मैं जब ज्वाइन करा था, अब मेरे को 10 साल हो गए हैं कराटे में। आगे क्या कुछ सोचा है, कौन सी टीम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं दिल्ली से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैंने सोचा है कि अभी तो ओलंपिक में कराटे है नहीं, पर जब ओलंपिक में कराटे आएगा तो मुझे ओलंपिक में गोल्ड मारना है। मैंने अभी तक तो बहुत मैचेस खेले हैं, आज तो सिलेक्ट नहीं हुए, पर आज की परफॉर्मेंस हमने अच्छी की थी। हमें इस परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करना है और अगले साल इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट होना है।
पे राजधानी देहरादून का नगर निगम एक नई पहल करने जा रहा है। नगर निगम को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि राजधानी देहरादून के मोहल्ले में कूड़ा उठाने की गाड़ियां समय पर नहीं आती हैं, जिसको देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें एक क्लिक से पता चलेगा कि आपके मोहल्ले में कूड़ा गाड़ी आई है या नहीं। नगर निगम अब गाड़ियों में जीपीएस लगाने की तैयारी कर रहा है। कूड़ा वाहनों में जीपीएस लगाने के लिए सचिव शहरी विकास ने निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। जो हमारे यहाँ डोर टू डोर कूड़ा उठान की व्यवस्था है, उसमें नगर निगम जब से कार्य कर रहा है तो हमने वार्ड में जो हाउस होल्ड कवरेज है उसको 46% से बढ़ाकर 80% तक हम लोग पहुँच गए हैं और प्रयास लगातार ये किया जा रहा है कि हम इसको 100% पर लेकर जाएं। इसके अलावा जो कुछ एक समन्वय की दिक्कतें आ रही थी कि कई लोगों को टाइमिंग का इशू हो रहा था कि वाहन किस समय आ पाता है, क्योंकि कई सारे हमारे वाहन ऐसे हैं जो कि सेकेंड राउंड भी करते हैं वार्ड में। तो इसके लिए प्रत्येक वाहन पर एक सीयूजी नंबर भी दिया गया है और उस नंबर को भी हम जल्द ही सार्वजनिक करने वाले हैं। उन नंबर्स की सूची सभी सिटीजन्स के पास में उपलब्ध हो ताकि वो संबंधित वाहन कार्मिक से समन्वय बनाते हुए कूड़ा उठान को सुनिश्चित करा सके। वहीं कॉर्बेट पार्क का ढिकाला जोन कल से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं कल इस जोन से जब पर्यटक वापसी आ रहे थे, इस दौरान हुई बारिश के कारण रास्तों में बने नालों में बरसात का पानी आ गया, जिससे पर्यटकों की 2 जिप्सियां उफान पर आए नालों में फंस गईं। इससे पर्यटकों की जान खतरे में पड़ गई थी। वहीं पर्यटकों की चीख पुकार सुनने के बाद पहुंचे वनकर्मियों ने नाले में फंसी 2 जिप्सी और पर्यटकों को किसी तरह से नाले से बाहर निकाला। सभी ने चैन की सांस ली। पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला ने बताया कि ढिकाला जोन के गाजर स्रोत में पर्यटकों की जिप्सी तेज बहाव में आए पानी में फंस गई, जिससे पार्क के वनकर्मियों की टीम ने सभी पर्यटकों को सकुशल बाहर निकाल लिया। उन्होंने बताया कि जामुन स्रोत में भी पर्यटकों की जिप्सी नाले में फंस गई थी और वनकर्मियों द्वारा पर्यटकों की जिप्सी से उतारकर सकुशल बाहर निकाल लिया गया। वहीं दूसरी तरफ पेड़ गिरने की वजह से 20 से 15 जिप्सी फंस गई थी। रास्ते में गिरे पेड़ को वनकर्मियों ने काट कर सभी पर्यटकों को वहां से सकुशल बाहर निकाला है और सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। आपको पता है कि जो कॉर्बेट का जो ढिकाला जोन है और बाकी जगह का भी जो रात्रि स्थगन है वो 15 तारीख को बंद हो जाता है। कल उसको बंद होना था, बंद हुआ। उससे पहले हमने सुबह के समय देखा कि बहुत ज्यादा बारिश की संभावना पूरे क्षेत्र में बन गई थी, जिसके कारण तत्काल निर्देश दिए गए कि पूरे ढिकाला जोन में जो भी पर्यटक रुके हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में देखते हुए उनको जल्द से जल्द क्षेत्र छोड़ने को कहा जाए। और हमारे जो एसडीओ हैं श्री अमित वासीकोटी, उनको स्पेशली डिप्यूट कर दिया है कि वो देखें कि किस तरह से उन लोगों को सेफली बाहर निकाला जा सके। तो सारे जब पर्यटक बाहर आ रहे थे तो गाजर स्रोत में अचानक आए एकदम से जो पानी आया था उसकी वजह से कुछ गाड़ियां वहां पर फंस गई थी। क्योंकि हमारी टीम पहले से मुस्तैद थी, वहां पर थी, तो हमारे जो एसडीओ हैं उनके दिशा निर्देशन में वो गाड़ियां वहां से सुरक्षा पूर्वक। तो बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।